देखिए हम लोग एम लक्ष्मीकांत को बुक को सीरीज को चला रहे हैं। आज पार्ट नंबर 4 होगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो उसका लिंक सब दिया गया है, बाय लिंक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि संविधान की विशेषता क्या है। तो संविधान की आज हम लोग विशेषता के बारे में पूरी तरह से हम लोग इस क्लास में अध्ययन कर पाएंगे। तो समझ पा रहे हैं ना कि आज हम लोग संविधान की विशेषता को पढ़ेंगे और समझेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करेंगे। चलिए देखते हैं कि संविधान का मतलब क्या हुआ, यानी संविधान के प्रमुख विशेषता, यानी विशेषता का मतलब क्या हुआ, यानी हमारा संविधान किस आधार पे किया गया है। तो आप देखिएगा कठोर और लचीले समन्वय, यानी देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान कैसा है बीपीएससी में, कि संविधान का कैसा है, कठोर या लचीला है। तो क्या है, दोनों तरह, यानी कठोर और लचीला समन्वय है। जैसे कठोर का मतलब क्या है कि कोई संविधान संशोधन करना है तो उसको कठोर संबंध होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, यानी कोई चीज संविधान को संशोधन करना था, कोई कठोर होता है और कोई तुरंत संविधान से हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि संविधान को संशोधन करते हैं तो उसमें कुछ एक कठोर के लिए आर्टिकल चाहिए और एक क्या चाहिए, लचीला। जैसे कि हम देखते हैं कि संविधान में बहुमत द्वारा प्रावधान क्या, संशोधन कौन कौन सी हम कर सकते हैं, यानी साधारण बहुमत द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, यानी भारत राज्यों का संघ है। और इसमें क्या 1 से लेकर 4 तक इसको कोची कर सकते हैं। इसको जब पढ़ाएंगे तो 1 में क्या भारत राज्यों का संघ है और इसमें राज्य बना के और इसमें राज्य का निर्माण कर सकता है और इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षेप होनी चाहिए। तो यह आपको फिर आर्टिकल 1 से लेकर 4 भारत राज्यों का संघ पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 129 में क्या कहता है, समझ पाए मेरी बात को, यानी आर्टिकल 159 में क्या प्रावधान की गई है। तो आर्टिकल 159 में क्या है कि संविधान को कैसे संशोधन कराया जा सकता है। 2 तरीके से संशोधन, एक तो साधारण बहुमत और एक तो विशेष बहुमत। तो पहले हम देखते हैं साधारण बहुमत और फिर विशेष बहुमत को उसको देखते हैं। तो विधानमंडल देखते हैं, को विधानसभा होता है, जैसे बिहार में हो गया, बिहार में देखते होंगे कि विधानसभा है और विधान परिषद भी है। तो देखिए उसको अगर हमको हटाना है तो हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, उसको लिए हम देखते हैं। विधानसभा में विशेष बहुमत, यानी जो विधान परिषद है, माने बिहार में कुछ जिसे एमएलसीएल मतलब को चुनाव किया जाता है, एमएलसीएल, यानी हम लोग इसको क्या विधान परिषद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। कितना, 2/3 के इसमें अगर उसको विधान परिषद को हटाना है। लेकिन संसद में साधारण बहुमत से होगा। लेकिन ये आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी ये साधारण विधि से। लेकिन कहां पर बहुमत चाहिए, विधान परिषद में। अगर बिहार को विधान परिषद को हटाना है तो विधान परिषद में कितना बहुमत लाना पड़ेगा, 2/3। और फिर कहां ले जाना पड़ेगा, संसद में, यानी लोकसभा जहां पर होती है वहां पर ले जाने के बाद में उसको साधारण बहुमत से होगा, यानी संविधान को संशोधन कर दिया जाए। लेकिन 368 में इस संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और ये लोकसभा में साधारण बहुमत। अभी तक ले देखते हैं कि संविधान संशोधन वर्तमान में, अभी पीछे भी हो सकता है, इसके आगे भी अभी तक ले 105 संविधान संशोधन हो चुकी है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है समझ में, यहां तक तो लगभग में हम समझा चुके हैं। अब देखिएगा कि केंद्रीय प्रांत का मतलब क्या, राज्य, संबंध के शासन के प्रकार, यानी शासन कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि शासन हमारे पास में किस प्रकार के है और माना जाता है। तो हम देखते हैं कि परिसंघीय का मतलब क्या होता है। परिसंघीय का मतलब क्या हो, सेंटर बीच में रहेगा, सेंटर मतलब बीच में, और राज्य तो चीज है यानी परिसंघीय में। लेकिन ये देश के अलग नहीं हो सकता, यानी देश के
इसी के यानी मेन यहाँ पर सेंटर को, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुई थी तो परिस्थिति क्या बनी थी, देश आजाद होने के साथ साथ क्या हुआ था, हमारा देश विभाजन हुई थी किसके, पाकिस्तान के साथ हमारे। तो उस परिस्थिति में हम समझेंगे कि सेंटर को क्यों मजबूत बनाया गया। अब मान के चले कि एमपी पर आलोचना होती है कि सेंटर को क्यों यानी केंद्र सरकार को क्यों मजबूत बनाए, क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या था कि हमारा टुकड़ा में बटा हुआ था, समझ पा रहे। तो हमें उसको जोड़ने के लिए हमें क्या संविधान में यह प्रोविजन करवाया गया कि हमें केंद्र सरकार को मजबूत कर देना है, ताकि क्या है आने वाला सुरक्षा एक अखंडता में बचे। तो उसी बात को परिसंघीय का मतलब क्या, कि सेंटर होगा और बाकी सब राज्य होगी। तो समझ पा रहे हैं। तो इस अवधारणा में क्या होगी कि हमारे पास में एक सेंटर ऑफ इसमें रहेगी, तो इसको प्रावधान वैकल्पिक रहेगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा कि सेंटर, और परिसंघीय का मतलब क्या होगा कि केंद्र और संघीय व्यवस्था में क्या होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव उत्पन्न देखते हैं कि जब सरकार किसी एक दलीय के बनता है, जैसे में भी पिछले महीना में 5-6 महीना के अंतराल में देखते हैं कि आरजेडी के सरकार था और विपक्ष में किसका था, यानी केंद्र के था। आए दिन उसमें कोची चल जाता है, यानी केंद्र में विवाद किस आधार पर हो जाता है, जब सरकार एक ही रहेगी तो उसमें विवाद नहीं हो सकती है। लेकिन जब अलग अलग सरकार हो, जैसे यहाँ पर क्या है, अभी बिहार में क्या है, बीजेपी के सरकार है और दोनों को बीजेपी यानी डबल इंजन के सरकार है। तो उस स्थिति में हमारे पास में क्या विवाद नहीं हो सकता। लेकिन अपोजिट सोच लीजिए कि आरजेडी का अगर बन जाती है और उस परिस्थिति में क्या टकराव उत्पन्न होगी, क्यों, यही एक कारण देखा जा सकता है। तो आई होप इसको आप समझे होंगे कि क्या इसका प्रोविजन है, समझ पाए। अब देखिए एकात्मक का मतलब क्या होगा, कब कब एकात्मक हो जाएगी, एकात्मक जहां पर होगी तो न्याय समीक्षा से बाहर हो जाएगी, समझ पाए। यानी एकात्मक का मतलब क्या होगा कि केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा, यानी केंद्र के नियंत्रण हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास में क्या होगा कि केंद्र के जब नियंत्रण बनेगी तो उस परिस्थिति में हमारे पास में क्या बनेगी, यानी न्याय समीक्षा से बाहर। इसीलिए हम लोग समझे कि परिसंघीय यानी केंद्र संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र और सरकार के होता है और शक्ति का भी बंटवारा होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे और एकात्मक को भी हम लोग देखेंगे। चलिए सर इसको आगे बढ़िए। तो अलग अलग व्यवस्था की जाती है। देखिए हम लोग देखेंगे कि परिसंघीय और संघात्मक प्रणाली की विशेषता क्या होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को भी देखेंगे कि यूपीएससी किस आधार पर, कि परिसंघीय का मतलब क्या होता है, संघात्मक का मतलब क्या होता है और प्रणाली की विशेषता यानी क्या क्या विशेषता होती है। तो हम देखते हैं कि अगर संघीय व्यवस्था में प्रांत में बहुमत ज्यादा महत्व में हो, यानी बहुमत की सरकार बनेगी, जिसके पास में क्या आएगी बहुमत है वह क्या बनाएगी, सरकार बनेगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए कि केंद्र और सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार में मोदी और राज्य सरकार में आदरणीय नीतीश जी, तो इनका पृथककरण का मतलब क्या होता है कि सरकार की शक्ति की बंटवारा कर गई है। मतलब समझना चाहिए कि पृथककरण करने का मतलब क्या, कि सरकार की पृथककरण का यानी शक्ति का यानी पावर का भी कुछ किया गया, बंटवारा किया गया, समझ पा रहे हैं। यानी आपसे क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के पृथककरण बंटवारा। आपसे कोई भी पूछेगा तो शक्ति का क्यों बंटवारा किया गया, क्या, ताकि पावर दिया जाए। तो आप यहां तक तो समझ गए कि ये परिसंघीय का क्या संघात्मक होगा, यानी शक्ति एक के पास में नहीं है, शक्ति राज्य के भी पास है। अब देखिए परिसंघीय में लाभ क्या है, लाभ का मतलब क्या है, क्वेश्चन को लाभ क्या है, कमियां क्या है। परिसंघीय का मतलब क्या होगा, सेंटर और बाकी में राज्य, 28 राज्य है अभी तक। तो केंद्र का ध्यान राष्ट्रीय भूमिका पर था, यानी ये बात को समझ पाए कि केंद्र का ध्यान का मतलब केंद्र को कोची पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, वह राष्ट्र को निर्माण करने की में क्या होगा, यानी उसको ध्यान है कि कोई देश सभी को एक समान देखे। समझ पा रहे मेरी बात को,
यानी देश को केंद्र सरकार राष्ट्रीय भूमिका होगा, यानी राष्ट्र के हित में काम करेगा। समझ रहा? यानी भारत के हित में हम अपने के लिए हित के लिए काम करते हैं, उसे क्या करते हैं? राष्ट्रीय। कोई भी अभी क्या है, राज्य है, तो 28 मुख्यमंत्री देश के हित में ना काम करते हैं, तो यह भी परिसंघीय में क्या होगा? और जब क्या होगा तो इसकी भूमिका रहेगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अब देखिए परिसंघीय की कमियां क्या है, यानी सेंट्रल और बाकी स्टेट। स्टेट का मतलब बिहार, राज्य, बंगाल, इसमें कुछ है, सब परिसंघीय में कमी है। तो देखिए केंद्र और राज्य में टकराव उत्पन्न, मान लीजिए कि कब टकराव उत्पन्न होगा भाई, तो आप मानिए कि ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये कोची है आरजेडी, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं ना कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, आरजेडी और यहाँ से बीजेपी, ये दोनों पार्टी अलग अलग है। मान लीजिए कि आरजेडी के सरकार, ये केंद्र में सरकार बीजेपी के भी है और राज्य में कुछ होगा आरजेडी के बन के। अब ये बताइए कि जब आरजेडी के यहाँ पर में क्या है, सरकार है, अब मान के चलिए कि पैसा कुछ केंद्र पर मांगे जाएगा, तो केंद्र में सरकार क्या है? बीजेपी के, और बीजेपी नहीं चाहेगी कि हम इसको पैसा दे, विकास के लिए पैसा नहीं दे। आए दिन सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार उसके पैसा नहीं दे रहे हैं। केरल की घटना देखिएगा, वो दिन ऐसा आता है। तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार कुछ कर दे रही है, पैसा नहीं देती है, जिसके आसपास में देती है ऐसा नहीं बोल सकते, जब इसकी विवाद कोची के कारण होगा, जब इस अब दोनों में कोची होगा, यहाँ पर भी बीजेपी और यहाँ पर भी बीजेपी, तो कभी लड़ाई नहीं हो सकता है। समझ पाए? तो सेंटर को क्यों मजबूत किया गया था? क्योंकि परिस्थिति हमारा आजाद होने के बाद में कई गो टुकड़ा में बटा हुआ था, तो हमारे सेंटर को मजबूत करनी थी। मेरी बात को समझ पाए ना? तो सेंटर को मजबूत करनी थी, और इससे क्या होगा कि केंद्र और राज्य सरकार में टकराव उत्पन्न किस कारण से होगा? जब दोनों के अलग अलग सरकार होगी, टकराव होगी। बात को सहयोग का क्षेत्र है। इस स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो दोनों को सहयोग रखेंगे, इधर से भी सहयोग और इधर से भी सहयोग होना चाहिए। जब तक सहयोग नहीं होगा कोई क्षेत्र में आगे, न हम बढ़ सकते हैं न कोई दुनिया के आगे। तो सहयोग का क्षेत्र रखना चाहिए और देश के हित में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कि जटिल प्रशासन क्षेत्रीय खतरा होगा, यानी जटिल प्रशासन, यानी प्रशासन अगर मान की परिसंघीय में होगा तो क्षेत्रीय का खतरा होगा, यानी पैसा नहीं हो। आप कह दीजिएगा कि एकात्मक कर दीजिए, एकात्मक का मतलब क्या होगा? यानी सेंटर एकात्मक होगा तो कोई के प्रशासन जटिल होगा ना, ये वो काम करवाने के लिए, और विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? 10 लाख पर एक सांसद चुन के जाता है, और मान के चले कि एक सरकारों को दे दिया जाए तो क्षेत्रीय का तो कभी क्षेत्र यानी पाटलिपुत्रा के अंतर्गत में या कोई भी लोकसभा के विधान में, तो उसको क्षेत्र की खतरा बहुत रहेगा और विकास भी कम होगा। यानी एकात्मक के लाभ और हानि भी हम लोग देखे हैं। तो समझ में आ गया कि परिसंघीय का मतलब क्या होता है सर, इस पर तो इस आधार पर भी की जाती है। देखिए हम लोग देखेंगे कि एकात्मक कब होगी प्रशासन, एकात्मक शासन की प्रणाली क्या होगा? एकात्मक सर यानी सेंटर मजबूत किया गया है। समझ पाए? तो एकात्मक का मतलब क्या है कि पावर किसके पास में? सेंटर के पास में। और एकात्मक में क्या कमियां हैं कि जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करने की याचिका डाल सकते हैं, उसमें हम लोग एकात्मक जब सरकार बनेगी तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ पावर, समझ पा रहे हैं? तो हमारे पक्ष में क्या है कि एकात्मक में क्या होगा कि केंद्र और के अधीन प्रांत होगा, माने केंद्र सरकार और अधीन होगा, यानी पूरे राज्य को की है अधीन उसके काम करेंगे, यानी सेंटर जो करेगी, यानी सेंटर जो योजना बनाएगी उसके अधीन काम करना पड़ेगा, यानी विकास के मुद्दों पर। तो हम इसमें क्या है कि और इसकी प्रणाली क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब क्या है कि जो न्याय करती है, कौन करती है हमारे का न्याय? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचला अदालत। अब इसमें परिस्थिति न्यायपालिका के संविधान में सर्वोच्च नहीं होगा। जब एकात्मक होगी तो एकात्मक में कौन शक्तिशाली होगा?
तो हमारे कन कौची के एकात्मक नहीं किए गए, द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। समझ में, जहां पर एकात्मक होगी वहां पर समझिएगा कि शासन कौची है, एकात्मक में, यानी सेंटर को मजबूत की गई। लेकिन हमारे कन क्या है, द्विसदन व्यवस्था नहीं है, लोकसभा राज्यसभा की गई है। अब इसमें क्या है कि न्याय समीक्षा का संविधान में सर्वोच्च नहीं होगा। क्या हमारे कन के कोई अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन हमारे कन एकात्मक व्यवस्था नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए कि एकात्मक शासन प्रणाली की कमियां क्या है, यानी हमारे कोई कमी होगा, हमारे में भी तो कुछ कमियां हैं। तो उस परिस्थिति को हम लोग यहां तक ले तो समझ गए थे जब वीडियो कट हो गई थी, समझ पाए? तो जटिल यानी एकात्मक में क्या होगा कि खर्च कम होगा, यानी एकात्मक यानी हमारे पास राजनीतियां सकते हैं, तो हमारे पास में संविधान को सर्वोच्च नहीं होगा, यानी एकात्मक में। अब देखेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली की कमियां क्या है। ओके, तो उस परिस्थिति में कुछ होगा, एकात्मक माने सेंटर क्या होगा, मजबूत बनाया गया है। लेकिन हमारे कन एकात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान को क्या है, निर्वाचन करने के अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जटिल प्रशासन, एक तो क्या खर्च कम होगा, एक जटिल प्रशासन हो जाएगा, माने एक आदमी के पास पावर हो जाएगा। गांव देहात में देखे हैं, किसी के एक पार्ट में पावर आ जाती है तो पावर के क्या होता है, दुरुपयोग होता है। तो एक क्या होगा कि किसी को पावर दे देंगे तो क्या होगा, पावर का दुरुपयोग होगी कि नहीं हो। तो संविधान निर्माता ने यह सोचे थे कि अगर हम एक के पास में पावर देंगे तो क्या होगा, अधिक होगा, यानी पावर का दुरुपयोग होगा। तो समझिए कि जटिल संरचना, राष्ट्रीय अखंडता यह हो जाए, केवल एक को अखंडता की बात होगा, यानी मोदी जी बोलेंगे कि एकात्मक हो गया, उन्हीं के केवल बात को माना जाएगा। अब देखिए कि कार्यपालिका, विधायिका यानी डीएम, विधायिका जो कानून बनाती है, संबंध का कैसा शासन है, यानी कार्यपालिका विधायिका संबंध में कैसा शासन प्रकार है, प्रकार का मतलब किस आधार पर है। तो हमारे कन संसदीय प्रणाली, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे कन कैसा प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था में द्विसदन व्यवस्था है। कैसे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को उच्च सदन मानते हैं कि निम्न सदन, यानी लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, क्योंकि उसमें शिक्षित लोग रहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो क्या है कि संसदीय प्रणाली की विशेषता यही है। और इसमें क्या होगा कि कार्यपालिका विधायिका को स्वतंत्र नहीं, जब एकात्मक होगा तो यह विधायिका कोई काम करेगी, क्या हमारा आवाज उठाएगी, क्या पाटलिपुत्रा की जो जनता की क्या पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी जब एकात्मक सरकार बनेगी? तो नहीं। तो इस परिस्थिति में कुछ कार्यपालिका विधायिका स्वतंत्र नहीं हो सकती। प्रमुख राष्ट्रपति हमारे कहीं देखते हैं, सॉरी यहाँ देखिए स्क्रीन हो जाती है थोड़ी सी लिखने में, तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र रखे हैं, यानी राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है। और द्विसदनीय कार्यपालिका है हमारे पास, तो एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये वीडियो को देखिए और इसको अलग अलग, चलिए सर इसको करिए। देखिए हम लोग अब इस टॉपिक में देखेंगे अध्यक्षता प्रणाली, यानी कहां पर में है, ये अमेरिका में। अध्यक्ष कहां पर है, अध्यक्षता प्रणाली कहां पर है, अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है, और भारत की तुलना जब करेंगे तो हमारे कन व्यवस्था कैसा सुना गया था, ब्रिटेन हम पर शासन किए थे तो हमारे कन संसदीय व्यवस्था, लेकिन अमेरिका में वही क्या है, अध्यक्षता प्रणाली है। समझ पाए मेरी बात को? तो उस कंडीशन में क्या है कि वहां के एक राष्ट्रपति होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति, और एक क्या होता है, पीएम। पीएम का मतलब क्या, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अमेरिका में किसको दर्जा ज्यादा मिला गया, पावर किसको है, अध्यक्षता प्रणाली में राष्ट्रपति को। और हमारे कल क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था। तो द्विसदनीय व्यवस्था में क्या होगा कि राष्ट्रपति यहाँ अमेरिका में कुछ होगा, प्रमुख होगा। जैसे हमारे डिसीजन कौन है, यानी मंत्री परिषद का कौन गठन करता है, यानी प्रधानमंत्री सब मिलके संसद के जो
चुन के प्रतिनिधि एमपी के हैं उसको कोची करते हैं। तो वहां पर में क्या है कि राष्ट्रपति मंत्री किसी को भी बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं। वह किसी को भी, मान के चले कि राष्ट्रपति किसी को, मान के चले कि हमारे बिहार में शिक्षा को जो प्रोफेसर हो गए बढ़िया, तो उसको अगर बना दिया जाए, और उस तरह से अमेरिका में क्या है कि कोई भी अच्छा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको डॉक्टर इंजीनियर को कोची बना दिया जाए ताकि उसमें रिसर्चिंग करे। अब ये वो झोला छाप के आप अगर दे दीजिएगा मंत्री के पद है तो क्या आपको पद को संभाल पाएंगे? तो हमारे कहीं योग्यता के आधार पर होनी चाहिए था। तो यहाँ अमेरिका में एक अच्छी बात हमें लगा कि राष्ट्रपति किसी को मंत्री बना सकता है, समझ पा रहे हैं। यानी कोई अगर टेक्निकल काम किया है, जैसे में खेल के मंत्री, जिस इंसान को खेल के अनुभव नहीं है और उसको खेल के मंत्री बनाइएगा तो वो क्या अनुभव हमारे देश को अच्छा कर सकती है। तो इसीलिए हमारे पास में क्या है कि खेल के लिए खेल ही योग्यता, यानी जिस क्वालिटी पर होंगे, मान के चले कि मैं टीचर हूँ तो टीचर में क्या मैं शिक्षा में सुधार करा, हालांकि मैं उतनी श्रेष्ठ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ और क्या अच्छा है, ये जमीनी स्तर पर हम विकास कर सकते हैं, जो हमें अमेरिका की अध्यक्षता प्रणाली में हमें मिला। और यहाँ मंत्री किसी को बना सकते हैं। अच्छा मंत्री बनाइएगा तो विकास होगा, चपरासी साहब के बनाइएगा तो हमारे पास में क्या होगा, विकास तो हो ही नहीं। तो राष्ट्रपति विधान मंडल को भंग नहीं कर सकता, लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहेगी तो मंत्री परिषद को भंग कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि भंग वो नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति उसको भंग नहीं कर सकती है। तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति, भारत में क्या है कि पीएम कोची कर सकते हैं, मंत्री परिषद को भंग कर देंगे, और जैसे ही भंग करेंगे सरकार गिर जाएगी। और अमेरिका में क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति हो गए वो जो हो सकते हैं, वह समझ पाए मेरी बात को, कि राष्ट्रपति वहां के प्रमुख माने जाते हैं। अब देखिए कि इससे लाभ क्या है, तो कार्यपालिका लंबे अवधि तक विकास करेगी। यानी विकास करना है हमको, मान के चलिए कि शिक्षा पर विकास करना है। जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य ये नहीं होगा वह देश कभी भी विकास के नहीं आएगा। तो वह क्यों कर सकता है कि विकास के रूप में अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, और पूरा फोकस कुछ होगा प्रशासनिक पर होगा। तो हम समझ गए कि राष्ट्रपति के क्या, और भारत और अमेरिका में क्या है। तो भारत और अमेरिका में क्या है, एक हमारे कहीं भारत में कैसा सुना गया, संसदीय व्यवस्था है, और अमेरिका में कैसा है, अध्यक्षता पर है। वहां पर प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत में क्या होता है, पीएम होते हैं। और समझ पाए, तो इस बात को आप समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।